ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, उसमें कोई परेशानी? उससे आगे बढ़े हम, एक साथ हम क्वेश्चंस पूछ लेंगे एंड ऑफ द सेशन में सारे, ठीक है? ठीक है। तो लास्ट टाइम जो हम देख रहे थे वो था चौथा चैप्टर हम देख रहे थे। चौथा चैप्टर में हमने क्या क्या देखा था? सोर्स ऑफ टीचिंग मेथड देखा था, है ना, जिसमें यौगिक सिद्धांत, यौगिक प्रिंसिपल, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, ठीक है, शरीर रचना एवं संरचना एवं शरीर क्रियात्मक सिद्धांत, एटोनॉमिक फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल, शैक्षणिक सिद्धांत, एजुकेशनल प्रिंसिपल, समाज वैज्ञानिक सिद्धांत, साइकोलॉजी सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, ठीक है। ये फोर्थ चैप्टर में हमने देखा। फोर्थ चैप्टर में इतना ही था। फिफ्थ चैप्टर है, ये इंपोर्टेंट चैप्टर है फिफ्थ, उससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें हमने देखा था कि कक्षा का प्रबंधन, क्लास मैनेजमेंट कैसे करते हैं। कुछ हमने इमेज भी दिखाया था, है ना। तो उसको हमने 4 भागों में बांटा था, ठीक है। 4 भाग में कौन कौन से बांटे थे? सबसे पहले बिगनर्स ग्रुप, ठीक है, एंड सेकंड वन इज एक्सपीरियंस्ड एडवांस्ड ग्रुप, थोड़ा सा उससे एक्सपीरियंस है। और थर्ड हमने किया था स्कूल चिल्ड्रेन का। अच्छा बताइए, स्कूल चिल्ड्रेंस में कितने एज ग्रुप को हमने लिया था? प्रेरणा जी बताइए। 3 ग्रुप्स थे। नहीं, एज कितने, एज ग्रुप क्या था उसका? कितने कितने एज के बीच का था स्कूल ग्रुप में? सर 9 to 11। नहीं, ध्यान दे के आप लोग नहीं लगता है पढ़ रहे हैं। देखो यहीं से पता चल रहा है ना। सर 6 से 18। राइट, 6 से 18 था, ये याद रखिएगा। वन लाइनर क्वेश्चंस पूछ सकता है इस तरह से ना, अकॉर्डिंग टू द तो विद्यालय छात्र में हमने एज ग्रुप 6 to 18 लिया था। इसके बाद था विशेष ध्यान देने योग्य समूह, स्पेशल अटेंशन। उसमें कई सारी चीज हमने लिया था, या तो वो लिंग के आधार पे हो, है ना, स्त्री पुरुष, या तो फिर जवान बूढ़ा, इस तरह से बांटा था हमने, प्रौढ़ावस्था। इसके बाद हमने कोई फिजिकली चैलेंज्ड है ना, उसको कोई अपंग है, उसको एक कैटेगरी से हमने बांटी। तो ये 4 ग्रुप हमने बांटा था। इसके बाद जो समस्यात्मक जो छात्र है उसकी व्यवस्था कैसे करनी चाहिए, है ना, डीलिंग विद डिफिकल्ट स्टूडेंट, जो परेशान करते हैं क्लास में, ठीक है, उनको कैसे डील किया जाए, इसके बारे में हमने देखा था। इसके बाद बैठने की व्यवस्था, कई सारे इमेज मैंने बताया था। साक्षी जी बताइए, क्या है बैठने की व्यवस्था में, किस तरह हम क्या? बेस्ट जो बताया था उसमें सेमी सर्कल बताया था। और तो बहुत सारे हैं जिसमें एक टीचर बीच में है तो साइड में स्टूडेंट हैं, या फिर जिगजैग मैनर होता है, और एक होता है एग्जैक्ट मैंने टर्मिनोलॉजी यूज किया था, सर अर्धचंद्राकार। तो ध्यान रखिएगा ये सब चीजें। लाइन, लाइन तो मैंने बोला था सर सेमी सर्कल वाला। अच्छा, सेमी सर्कल, ठीक है, सुनाई नहीं दिया। ठीक है, अर्धचंद्राकार याद रखना, या फिर सेमी सर्कल, इस तरह से। ये सब पॉइंट्स हैं, आपको रिमेम्बर रखनी है, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें निर्देशन कैसे हम इसकी दे, कैसे हम बोले, हमारे बोलने का तरीका कैसा होना चाहिए ताकि आप मैक्सिमम समझ पाओ, है ना। अगर आप हिंदी समझते हैं तो हमें हिंदी में ही बात करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप हिंदी नहीं समझते हैं तो हमें किसी और लैंग्वेज में, कुछ इंग्लिश या फिर कुछ हिंदी, इस तरह से करके बात करनी पड़ेगी। मतलब आपको समझ में आना चाहिए इस तरह की भाषा, किस तरह से बोलना चाहिए। कोई भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो क्लियर होना चाहिए, एकदम स्मूथ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और लाइट होना चाहिए। मतलब ज्यादा बहुत भारी भरकम वर्ड्स यूज नहीं करना है, ठीक है। मतलब एक लाइन में समझो कि अंडरस्टैंडेबल, हमें समझ में आ जाना चाहिए कि करना क्या है, ठीक है। इस तरह से हमने देखा था। इसके बाद इतना तक ही देखा था। इसके बाद आता है दिव्य श्रवण साधन,
इसको हम आगे देखेंगे। इसमें क्या होता है कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हम उस पढ़ाने के टाइम पे कई सारे चीज इमेज दिखाना, जैसे अब मैंने एक आयुर्वेद में भी आपको लेक्चर लिया था त्रिदंडवत, तो मैंने कोई एक इस तरह से पेन का इमेज हमने दिखाया था कि इस तरह से हो सकता है त्रिदंड, है ना, शरीर मन आत्मा, इस तरह से मैंने तो कुछ कुछ चीजें इमेज दिखा के या कुछ जब हम लेक्चर दे रहे हैं तो स्टोरी के साथ कनेक्ट करके आपको समझाना, तो वो दृश्य श्रवण के अंदर आ सकता है कि हमने दृश्य दिखाया और इस तरह से समझाया, कोई पिक्चर दिखाया इस तरह से समझाया, या फिर श्रवण में कि हमने कोई कहानी को कोरिलेट करके कोई टॉपिक को समझाया, तो अच्छे से मतलब आपको समझ में आना चाहिए ना। इस तरह का प्रबंधन होना चाहिए क्लास का कि बच्चे समझ में आ जाए। ठीक। इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक था कि चर्चा विमर्श, डिस्कशन होना चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज आप वापस वार्तालाप करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ग्रुप डिस्कशन, ये बहुत ही अच्छा चीज होता है ग्रुप डिस्कशन। एग्जाम का टाइम है, आप इस टाइम पे 1 घंटा कुछ 3-4 लोग मिलके ग्रुप डिस्कशन किया करो ताकि मैक्सिमम आउटपुट आपको पता चले, है ना, जल्दी याद होता है ग्रुप डिस्कशन से में। ठीक है, तो ये चीजें थी हमने 5th चैप्टर में पढ़ा था। लास्ट के 2 टॉपिक सिर्फ रह गया था, फिर तुम वो मैं फिर से शेयर कर देता हूँ आपको। आपको समझ में आया अभी मैंने जो भी कहा? जी सर। ठीक है। देखो ये था निर्देशन, डायरेक्शन की बैठा के अच्छे से समझाना, मतलब क्लियर होना चाहिए आपके स्पीच। ठीक है, रिपीट नहीं होना चाहिए। दृश्य श्रवण साधन ये रह गया था, इसमें वही है कि आपको इमेज शो हो रहा है ना, स्लाइड शो हो रहा है। यस सर। ठीक है, तो इसमें 1 मिनट आप लोग होल्ड कीजिएगा, वो रह गया है। उसमें हम क्या करते हैं, कि हम इमेज भी दिखाते हैं। आजकल ये बहुत डिजिटल का जमाना आ गया है, तो आप स्कूल्स में देखते होइएगा कि बच्चों को कोई कार्टून के साथ कोरिलेट करके, है ना, साइंस का जैसे कार्टून कुछ होता है उस तरह से कोरिलेट करके बताया जाता है। ठीक है, आसन को भी हम कई सारे से इमेज दिखाकर उसको समझाते हैं, वीडियो दिखाते हैं फिर समझाते हैं। ठीक है, तो कई सारे साधन हम यूज करते हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पे उसके मॉडल्स प्रतिकृतियां दिखाते हैं, रेखा चित्र, आकृतियां, छाया चित्र। ठीक है, प्रोजेक्टर यूज करते हैं। ये सब चीज साधन होता है, पढ़ाने के तरीके होते हैं क्लास में, है ना। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको मैं स्लाइड शो कर रहा हूँ, अगर स्लाइड शो नहीं करता तो शायद उतनी समझ में नहीं आता आपको। साथ में स्लाइड शो के साथ साथ मैं मार्क यूज कर रहा हूँ, है ना, जैसे स्ट्रिप यूज कर रहा हूँ, टीवी इत्यादि। तो ये आपको डायरेक्ट वहां पे ध्यान जाता है, ये एक तरीका होता है। ठीक है, इसके बाद चर्चा विमर्श, है ना, ग्रुप में समूह बना के बच्चों के साथ डिस्कशन कराया जाता है, तो ये होता है ग्रुप डिस्कशन। ये सब बात हम कर चुके हैं। नेक्स्ट की आपको जैसे मैंने अभी पढ़ा दिया, लेकिन आपको कहता हूं कि आप घर से पढ़ के आओ। ठीक है, तो और पहले से भी पढ़ के आओ, तो ये अतिरिक्त होता है, मतलब होमवर्क समझो आप सीधा। इसका मतलब सीधा होमवर्क से होता है ना, तो घर पे आपको मैंने कुछ होमवर्क दे दिया, उसको घर से करके लाना है, मतलब स्वाध्याय, जैसे कि आप योग की भाषा में समझो तो स्वाध्याय कर ना, घर पे जाके पढ़ना। तो ये हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं 6 चैप्टर पे। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है 6 चैप्टर में? ठीक है, देखो इसमें कहा है कि मैं कई बार भी कहता हूँ कि अपने इंद्रियों को खोल के रखो पढ़ते टाइम पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आए और मैक्सिमम आपको समझ में आए। ठीक है, अगर आप नजरअंदाज करोगे, है ना, ध्यान कहीं और रहेगा, तो फिर गड़बड़ है। पढ़ अगर आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान होनी चाहिए, यहाँ पे अटेंशन होना चाहिए। साथ में कई बार क्या होता है कि चलो हम पढ़ा रहे होते हैं, बहुत लोग ऐसे होंगे, कोई अदरवाइज मत लेना,
मोबाइल चलाते हैं, व्हाट्सएप पे चैट कर रहे होते हैं, या फिर टीवी चल रहा है वो भी देखते हैं, ये भी देखते हैं, कई बार खाना भी खाते रहते हैं। तो हम अच्छे से वो काम कर पाएंगे, ना आप यहाँ पे ध्यान लगा पाओगे। तो अटेंशन बहुत जरूरी है। और यही रीजन होता है, जब मैं आपसे पूछता हूँ तो शायद आप कंफ्यूज हो जाते हो या फिर ध्यान नहीं रहता। अगर आप यहाँ ध्यान देके पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो इसलिए कहते हैं पूरी इंद्रियों को सचेत करके यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है। इसमें कह रहा है कि साधनों के विभिन्न प्रकार, मतलब कई सारे चीज हम यूज करते हैं उस चीज को अपने स्टडी को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है। अब कह रहा है कि देखो, कुछ ऐसे भी चीज हम यूज करते हैं जो अंधे व्यक्ति भी समझ में आ जाए, जो अपंग है, तो उसको हम क्या करते हैं, स्पर्श के साथ। अब जैसे उद्यान बंद है, ठीक है, उद्यान बंद है, तो उसको आप कैसे समझाओगे? तो आप उसके पेट पे हाथ रखोगे, समझाओगे कि देखो इसको करते वक्त कैसे पेट अंदर की तरफ पिचक रहा है ना, पीठ की तरफ जा रहा है, उद्यान बंद। तो आपको स्पर्श करके भी समझाना पड़ेगा, है ना, इस तरह से। अब जो सुन नहीं पाता है ना, उसको आप कैसे समझाओगे? तो हाथों का यूज करके उसको इस तरह से समझाओगे कि देखो ये प्रक्रिया कर रहे हैं, पेट कैसे अंदर जा रहा है, उसको फील कराओगे। तो ये एक तरीका है ना। अब देखो कि इसमें दिया हुआ है कि कई सारे चीज का हम प्रयोग करते हैं कान के लिए, जैसे कि ग्रामोफोन, रेडियो। आंखों के लिए हम कैमरा, सिनेमा, ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन, मानचित्र, आरेख, ये कई सारी चीज हम यूज कर सकते हैं क्लास में दिखाने के लिए। ठीक है। इसका दोनों आंख, कानों के लिए हम मूवीज देखते गए हैं। आप देखते हो, अगर आप एक मूवी देख लेते हो तो कई दिनों तक याद रहता है, माइंड में घूमते रहता है। ठीक है। लेकिन वही अगर पढ़ाई वाली बात हो तो जल्दी भूल जाते हैं। होता है कि नहीं? एम आई राइट और रॉन्ग? मूवी देख के आओ, कई दिनों तक उसका माइंड में चलता रहेगा, क्योंकि क्या है, पूरा अटेंशन आपको उस मूवी में रहता है। सुनते हो, देखते हो, आप अपने आप को कोरिलेट कर लेते हो। कई बार तो हम हीरो बन जाते, हीरोइन बन जाते हैं और उस ख्वाब में चले जाते हैं। तो ऐसी पढ़ाई के साथ आपको होना चाहिए कि आप डूब जाओ, पढ़ते टाइम पे आपको लगे कि नहीं, कहीं आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। तो ये है, कई सारी चीज इसलिए हम यूज करते हैं ताकि आपका पूरा अटेंशन रहे। क्लास के टाइम पे हम आपसे क्वेश्चंस बीच में क्यों क्यों पढ़ते, ये भी एक तरीका होता है कि बीच में हम आपसे क्वेश्चंस, पढ़ाते पढ़ाते हम बीच में आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि आप कितने अवेयर हैं क्लास में, कितने नहीं हैं, है ना, ये मुझे आइडिया लग जाता है। तो ये एक तरीका होता है, जब आप भी इस तरह से क्लास लोग, ये तरीका है। ठीक है। ये मैं आप लोग को इसलिए सिखा रहा हूँ कि जब आप लेक्चर लोगे तो ये सब तरीका यूज करना है। यही तो हम सीख रहे हैं टीचिंग मैथोलॉजी में, क्या सीख रहे हैं? ये तरीका हम सीख रहे हैं कि हमें कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे पढ़ाना है क्लास में, कैसे समझाना है। एक विधि से ना समझे तो दूसरी विधि अपनाना है, एग्जाम्पल के साथ समझाना है, इमेज के साथ समझाना है। ओके, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अध्यापन साधनों के लाभ। अब देखो, लाभ वही बता रहा है, वही चीज मैं अभी बता रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ कि इसका बेनिफिट क्या होता है जब आप इमेज शो करते हो, कहानियां कहते हो, कुछ कोरिलेट करके करते हो, तो इसका इफेक्ट क्या होता है, इसके लाभ क्या होता है? देखो, मैंने क्या कहा, प्रभाव के कारण लंबे समय तक विद्यमान रहता है ना, जब आप इस तरह से करते हो तो लॉन्ग टाइम तक याद रहता है आपको, देखा हुआ चीज बहुत जल्दी याद होता है, कोई चीज समझते हैं तो। और ये साधन क्या है, प्रभावशाली है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो मूल बात यही था। नेक्स्ट हम वॉइस बढ़ते ब्रेक हैं। हो रही है? वॉइस सबको ब्रेक हो रही है? नहीं, सब क्लियर है। हाँ सही क्लियर है। ऐसा हो ना तो बीच में ब्रेक लेके रीज्वाइन कर लो आप तुरंत, तो फिर ठीक हो जाएगा। अब देखो, एक और चीज है,
इसमें भी क्या होता है ना कि बार बार आप कोई टूल्स मत यूज करो। क्या है ना कि फिर सामने वाला बोर हो जाएगा। बार बार हम इमेज दिखा रहे हैं, हर चीज के लिए इमेज दिखा रहे हैं, हर चीज के लिए, ये जरूरी नहीं होता है। ठीक है, फिर अटेंशन, आपके स्टूडेंट का अटेंशन आपसे हट जाएगा फिर। तो बार बार इस चीज का यूज करना भी ठीक नहीं होता है। ठीक है, और सही चीज का यूज होना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज या योग के बारे में बता रहे हैं तो योग से रिलेटेड ही आप या तो एग्जाम्पल दे लीजिए या तो फिर इमेज दिखाइए, ताकि जल्दी से कोरिलेट हो जाए। समझ रहे हैं? तो चयन भी, अपने साधनों का चयन भी प्रॉपर होना चाहिए। ओके, यहाँ पे मैं मार्कर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मैं कोई और चीज नहीं यूज कर सकता। यहाँ पे वही मार्कर, यही अप्रोप्रिएट है। तो ठीक है, तो सही साधन का यूज करना। आजकल तो देखो डिजिटल ब्लैक बोर्ड आ गए हैं, है ना, कई सारे, उसके साथ ही वाईफाई अटैच रहता है और कई सारे इमेज तुरंत हम खोल के दिखा देते हैं। मतलब डिजिटल जमाना है। अब देखो इसमें क्या क्या चीज यूज कर सकते हैं, अध्यापन के टाइम पे हम क्या क्या चीज यूज करते हैं। तो ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं, ओके, बुलेटिन बोर्ड्स, कुछ ग्राफिक साधन, है ना, ग्राफिक्स कुछ दिखाते हैं। कोई बुक होता है, आजकल देखो ना बच्चों की बुक ना बहुत इमेज वाली ज्यादा रहती है। बच्चे क्या है ना, इमेज देख के ज्यादा समझते हैं। तो सचित्र पाठ्य पुस्तकें इमेज के साथ, एक्सरसाइज आसन में, अगर आपकी आसन की बुक है उसमें अगर इमेज नहीं दिया रहा है तो आप जल्दी कोरिलेट नहीं करोगे। जस्ट एन एग्जाम्पल, आपको मैं एक चीज से समझाना चाहूंगा। हठ पर दीपिका कई बार आपको बोर लगता होगा, एम आई राइट और रॉन्ग, क्योंकि उसमें इमेज स्टार्टिंग में नहीं है, अंत में दिया हुआ है। अगर साथ में दे दिया जाता, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ में इमेज होता, तो वो बुक और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता। होता कि नहीं? आप समझो चीज को, मैं गलत कह रहा हूं? सो गए? हेलो? नो नो सर। सर, लग रहे हैं सर। अरे तो ऐसा मत कीजिएगा, पता चला कि हम भी सो गए। हमें इस तरह से बीच बीच में बताते रहिए कि हाँ सर बिल्कुल, हाँ हूँ। बच्चों को कहानी सुनाते हैं ना, तो रिस्पॉन्स आना चाहिए कि हाँ इस तरह से होता होता है, कि हाँ ठीक है, मतलब जगे हुए हैं। पता चला कि कोई कुछ नहीं कह रहा है तो सोइएगा मत। ठीक है, मैग्नेटिक बोर्ड में जैसे कहा कि आजकल देखो डिजिटल आ गया, यौगिक मॉडल, प्रोजेक्टर, पोस्टर, चार्ट, योगा की तस्वीरें, इस तरह की, टेप रिकॉर्डर, लाउड स्पीकर, ये क्या हो गया, लाउड स्पीकर, है ना, ये सब चीजें हम यूज करते हैं, एलसीडी, टेलीविजन। यहाँ पे भी, मैं एम्स में भी, अगर मैं किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ तो हमने बहुत बड़ा वो रखा हुआ है, टेलीविजन रखा हुआ है, उसमें हमने कोई वीडियो दिखा दिया तो जल्दी से समझ में आता है। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है क्लास को प्रभावशाली बनाने का, है ना, जल्दी से समझाने का। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, ये सब प्रभावशाली साधन है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, ये सब वही चीजें लिखी हुई हैं, शॉर्ट में वहां लिखा हुआ था। दृश्य श्रवण साधन, ठीक है, जैसे कंप्यूटर हो गया, देखना और सुनने वाले साधन, है ना, टेलीविजन, कंप्यूटर, ये सारी चीजें, वीडियो भी देखते हैं जिसमें इमेज के साथ साथ सुना जा सके, है ना, वो सारी चीजें, ये सारी चीज वही लिखा हुआ है जो भी मैंने कहा आपको। देखो ये सारे टॉपिक बस हम देखा कि क्या क्या साधन हम यूज करते हैं टीचिंग में, समझे? तो ये था 6th चैप्टर में, हमने यही था पढ़ना। अब 7th चैप्टर पे जाते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है एक बार बता दीजिए किसी को, आगे बढ़े नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। यस सर। कंफर्म? यस सर। जी जी सर। हाँ, एक बार यस सर बोलने का टाइम लगता है, बोल दो एक बार फटाक से, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, देन यस आई सर। विल यस मूव। सर। यस सर। यस अरे सर। एक व्यक्ति नहीं, सबकी बात कर रहा हूँ मैं। यस सर। दिस इज द जोश, हाउ द जोश, चलो हाय हो सर। गया।
ऐसे क्या है ना कि नींद भी खुल जाती है, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ी सी हल्की सी नैप ले लेते हो, पढ़ते टाइम पे भी झपकियां जा रही है, तो क्या होता है ना, जब आप यस सर बोलते हो ना तो दूसरे बंदे भी जग जाते हैं। अरे हाँ यार, क्लास चल रही है, ओके ओके, हाँ मैं तो सो ही गया था, सो ही गई थी। चलो अब हम पढ़ते हैं कि 7 चैप्टर में योग प्रशिक्षण में प्रश्न पूछने की कला, ठीक है। अब कहता है कि क्लास के दौरान आप कैसे प्रश्न पूछो। मैं आपसे पूछता हूं, चलो कुछ ठीक है, थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाया जाए सेशन को। अब यहाँ पे अब हम पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, और आपसे मैं, अभी हम पढ़ रहे हैं टीचिंग मैथोलॉजी, और मैं आपसे पूछने लग जाऊं पतंजलि योग सूत्र क्वेश्चंस। दिस इज करेक्ट और रॉन्ग? गलत है? यस या नो? जी सर, गलत। चलो, अभी एक पॉइंट समझ में आ गया कि हमें कैसे प्रश्न पूछना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, अभी मैं 7 चैप्टर पढ़ रहा हूं और मैं आपसे पूछ दूं 9th चैप्टर के क्वेश्चंस। दिस इज राइट और रॉन्ग? रॉन्ग है सर। रॉन्ग, ओके। रॉन्ग सर। चलो ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कई तरह के स्टूडेंट हैं, एक मॉडरेट, बेसिक, इंटेलिजेंट, सबकी अपनी अपनी क्षमता है, कोई अपने पे नहीं लेगा नोट, ठीक है। मेरे लिए यहाँ सब बराबर है, टीचर के लिए, ठीक है, सब बराबर होते हैं यहाँ पे। लेकिन लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे हर तरह के बच्चे हैं। जब आप पढ़ाओगे तो आपको कैसे क्या करना है, क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप हार्ड पूछोगे कि सबसे इजी क्वेश्चन पूछोगे? बताओ, एनीवन? सर पहले इजी स्टार्ट सर कैसे? मॉडरेट इजी राइट। अगर मैं हार्ड क्वेश्चन पूछ दूं और आप नहीं जवाब दोगे तो क्या होगा, आपका मनोबल डाउन होगा। अरे यार, हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है मुझे, मैं कमजोर हूं, निगेटिव थॉट्स आपके मन में आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन वही अगर मैं इजी क्वेश्चन पूछता हूं तो यहाँ पे हर एक स्टूडेंट के लिए वो फायदा होगा कि हाँ, जिसके लिए आसान है तो वो तुरंत जवाब देगा, तो उसका मोटिवेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो वीक स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है कि हाँ चलो, कि मेरे लेवल का सर ने पूछा। इसके बाद क्या करते हैं अपन, धीरे 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 लेवल बढ़ाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये तरीका होता है प्रश्न पूछने का कि सबसे पहले आप बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करो और धीरे 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 क्वेश्चंस की लेवल बढ़ाते जाओ, ताकि जो हार्ड क्वेश्चन भी है वो भी आसान हो जाता है जब हमारा मोटिवेशन हाई रहता है। लेकिन जब आपका मोटिवेशन डाउन हो जाए स्टार्टिंग में तो इजी क्वेश्चंस भी आप गलत कर देते हो। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। यस सर। गुड। तो एग्जाम में आप क्या करोगे कि पहले आप इजी क्वेश्चन उठाओ, ना कि हार्ड क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आपका मोटिवेशन स्टार्टिंग में ही हाई हो जाए। गेटिंग माय पॉइंट? ये आपके एग्जाम दृष्टिकोण से भी था, पॉइंट ऑफ व्यू से था। ओके, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, एग्जाम में इजी क्वेश्चंस उठाना ताकि बने, और फिर धीरे 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 हार्ड क्वेश्चन सबसे लास्ट में। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी सेव होगा, इजी क्वेश्चन में समय कम लगता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। चलो हम थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं। तो ये समझ में आ गया कि हमें क्वेश्चंस कैसे पूछने हैं। अब मैं आपको स्लाइड शो करता हूँ। किसी को कोई कंफ्यूजन? और भी कई पॉइंट? नो सर। बढ़िया। तो क्वेश्चंस के कई प्रकार के लेवल है ना, इजी, हार्ड, तुलनात्मक क्वेश्चंस, सोचने वाले क्वेश्चंस, है ना, इस तरह से। तो देखो यहाँ पे भी वही मेंशन किया हुआ है। देखो, सामान्य, कई प्रकार के प्रश्न होते हैं, सामान्य, प्रोग्रेसिव, थोड़ा सा ऊपर, विचार करने वाले, थोड़ा आपको सोचना जाए, गहन सोचने विचार करने वाले, थोड़ा सा और एक लेवल ऊपर, कंपेरेटिव मतलब तुलनात्मक क्वेश्चंस, ठीक है। हम आगे देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं तुलनात्मक।
सोचने पे मजबूर करने वाले प्रश्न, कि आपको सोचने पे मजबूर कर दे। ठीक है, तो ये अच्छे क्वेश्चंस माने हैं। और आपके क्वेश्चन जब आप तैयार करो, कुछ भी क्वेश्चंस नहीं पूछने का, है ना, टॉपिक के रिलेटेड। अगर हम अभी टीचिंग मैथोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसी से रिगार्डिंग क्वेश्चंस होने चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? कहीं और क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, ये एक तरीका है। अब देखो, अभी मैंने क्या कहा, कठिन प्रश्न शिक्षित विद्यार्थी का मतलब है थोड़ा सा जिनका आईक्यू लेवल बहुत तेज है उनके लिए। सरल क्वेश्चंस कम। अब इसका रिवर्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, आप इजी क्वेश्चंस अच्छे विद्यार्थी को पूछते हो, तेज विद्यार्थी को पूछते हो, उसके लिए तो आसान है, लेकिन क्या होगा, जो कमजोर विद्यार्थी है उसके लिए तो फिर डिमोटिवेशन हो जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं कहा कि आपके नजर में सारे विद्यार्थी सेम है, इन सेंस कि आपको प्रॉपर सब पे ध्यान देना है ना, सबका, सबको एक अच्छे लेवल तक लेके जाना है। इसीलिए क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, जो प्रेरित करने वाले हो, कि मोटिवेशंस बना रहे। ठीक है, अर्थपूर्ण होना चाहिए क्वेश्चंस। कैसा होना चाहिए? अर्थपूर्ण, संदेह पैदा करने वाले ना हो। ठीक है, ये। और क्वेश्चंस कैसे पूछना है? क्या मैं आपसे क्वेश्चंस डांट के पूछता हूं, गुस्सा करके पूछता हूं? ये बताओ, नहीं ना, आराम से नो सर। धीरे से पूछता हूँ। तो ये भी एक टीचर का क्वालिटी होना चाहिए कि जब आप क्वेश्चन पूछो तो बहुत विनम्र होकर पूछो, ताकि बताने वाले भी बहुत सहजता के साथ क्वेश्चन आंसर दे। तो ये ध्यान रखना है। और ये मैंने क्या कहा कि सिखाते समय शिक्षक सरल प्रश्न पूछे फिर कठिन प्रश्न पूछे, है ना। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैं बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछता हूँ, सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उसमें ही कई बार कंफ्यूज हो जाते हो। ओके, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। देखो, प्रशिक्षण विशेष, हाँ चलो, इसमें कुछ नहीं है। तो प्रशिक्षण एक कला है ना, टेक्निक है और साइंस भी है। ठीक है, ये किसने कहा था? गांगुली ने, एवं गांगुली मूर्ति का लिखा हुआ है, इस टाइम पे कहा था। चलो, इसका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, इसको समझना। बट इसको समझना, प्रशिक्षण क्या है, एक कला है और विज्ञान, ये सब कई बार पूछ देता है। क्यों है विज्ञान है? क्योंकि ये वैज्ञानिक सिद्धांतों पे चलता है। ठीक है, यह किसका शाखा है? शरीर विज्ञान, मानसिक विज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र। ठीक है, ये सब चीजें मैंने ना उसमें पढ़ा था, सिद्धांत देखा था हमने, शैक्षणिक सिद्धांत, कई सारे सिद्धांत देखे थे ना, यौगिक प्रिंसिपल्स, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, एनाटॉमी, वैसे। ओके, नाउ नेक्स्ट। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना? जी सर। जी सर। ठीक है। और ये क्या है? प्रशिक्षण क्या है? कौशलपूर्ण काम है। जो कुछ लोग जन्मजात शिक्षक होते हैं। जन्मजात शिक्षक का मतलब इन सेंस ये है कि जैसे उनके पेरेंट्स टीचर हो, है ना, और वो उसी माहौल में पल रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं उसके गुण उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। कहते हैं ना कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो जाता है कई बार ना। ठीक, तो ये चीजें कह रहा है। और इसमें और कोई खास बात तो है नहीं। इसके बाद देखो, भगवत गीता में भी क्या कहा है? मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले ये कहा था, परिप्रश्न प्रश्नेन सेव्या। ठीक है, कि गुरु और शिष्य के बीच में जो वार्तालाप होता है, वाद विवाद होता है। अब भगवत गीता में भी क्या है? क्या है भगवत गीता में, बताओ? भगवान अर्जुन जी प्रश्न पूछते हैं और कृष्ण जी उत्तर देते हैं उनको। बात है, वो उपदेश दे रहे हैं अर्जुन जी को। उनकी जिज्ञासा को, जो वो क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उनकी जिज्ञासा को शांत कर रहे हैं। जिज्ञासा, वही तो है, प्रश्न प्रश्न उत्तर हो रहा है। और यही देखो ग्रंथ बन गया।
उपनिषद क्या है, ऐसा ही है। तो तो कई सारे चीज जो है ना, वाद विवाद से हम सीखने को मिलते हैं। आप हमसे क्वेश्चन पूछोगे, देखो एक तो टॉपिक ये होता है कि हम समझा दिए, लेकिन जब हम वाद विवाद करते हैं, है ना, डिस्कशन करते हैं, तो कई सारे नए चीज सीखने को मिलता है। ठीक है, ये भी बहुत जरूरी होता है, वाद विवाद करना। और इससे क्या होता है, जब हम पूछते हैं, हम आपसे कोई प्रश्न पूछते हैं, तो क्या होता है, आपकी क्षमता का हमें पता चलता है कि आप क्लास में कितने अवेयर हैं, कितना समझ पाते हैं, कितना समझे हैं, नहीं समझे हैं। ठीक है, तो उसकी क्षमता का पता चलता है स्टूडेंट का। और फिर हम, अगर लगता है कि नहीं थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो हम अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं और अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। और प्रश्न पूछने का एक और रीजन ये भी है कि हम आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं, है ना, ताकि ताकि क्या होता है, आपका इंटरेस्ट भी बना रहे। देखो, रुचि बढ़ाने के लिए प्रश्न पूछा जाता है, इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, ठीक है, आपका ध्यान खींचने के लिए, बच्चों की क्षमता का पता चलता है ना, ये रीजन है। और ये भी देखो, अभी मैंने क्या कहा कि शिक्षक को ये भी पता चलता है कि बच्चों को समझ में आया है कि नहीं आया है ना। और क्वेश्चंस इसलिए पूछा जाता है कि नए ज्ञान और पहले का ज्ञान उसको मिक्स मिक्स मतलब क्या, मिक्स करने के लिए मैं पहले के भी क्वेश्चंस पूछता हूँ रिगार्डिंग, और मैं आपसे ना कई बार आगे के भी एंड ऑफ द सेशंस में आगे भी के भी क्वेश्चंस पूछ देता हूँ, ताकि आप सोचें उसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन पूछने से क्या होता है, सोचने की आदत डालते हैं ना बच्चों में, कि आप सोचो थोड़ी देर। इसलिए कई बार हम ये इस तरह के सोचने वाले क्वेश्चंस पूछते हैं। कई बार हम नहीं भी पढ़ाए रहते हैं उस टॉपिक को, लेकिन हम आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं ताकि आप उसको ऑब्जर्व करो कि आखिर इसका आंसर क्या हो सकता है, आपकी थिंकिंग पावर्स को बढ़ाने के लिए। तो ये सब रीजन है आपकी मस्तिष्क क्षमता को बढ़ाने के लिए, है ना, ये सब रीजन है क्वेश्चंस पूछने का। कई प्रकार के प्रश्न होते हैं ना, प्रस्तावना प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे देखो कि हम कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न होता है कि विद्यार्थी की गहराई और पूर्व ज्ञान अनुभव को खोजने के लिए, उसमें कुछ नया जोड़ने के लिए। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखना है। अब देखो, जैसे कि आसन से क्या समझते हो। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस प्रस्तावना प्रश्न होता है। ठीक है, कि आसन से क्या समझते हो। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछना। इसके बाद कपड़े कैसे बनते, ये मतलब जनरल क्वेश्चंस हो गया। कपड़े कैसे बनते हैं, अपने शरीर को कैसे ढकेंगे, ये सब प्रस्तावना प्रश्न। ठीक है, इजी क्वेश्चन कह सकते हो, आसान प्रश्न है। स्वच्छता क्यों चाहिए, है ना, शारीरिक शक्ति क्यों चाहिए। आप ये क्वेश्चंस देखो, इस तरह के आंसर ना कई प्रकार के हो सकते हैं, डेफिनेट आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है पूजा जी का अलग आंसर होगा, प्रतिका जी का अलग होगा, लक्ष्मी जी का अलग होगा, है ना, सनातनी जी का अलग होगा। सबका आंसर अलग हो सकता है कि हाँ भाई, मुझे हेल्दी रहने के लिए, फ्लेक्सिबल होने के लिए, अलग अलग आंसर हो सकता है। प्रश्न बनाना, आपको ये भी खासियत होनी चाहिए कि आप क्वेश्चंस को बनाओ, है ना। कुछ इमेज देखकर भी क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं। आपको मैंने कुछ इमेज दे दिया और आपको कह दिया कि चलो डिस्क्राइब करो, उगता हुआ सूरज, पेड़ पौधे, है ना, इस तरह के कुछ इमेज देके आपसे पूछना। विचार करने पे मजबूर करने वाला, मतलब आपको सोचने पे मजबूर।
अब जैसे ऐतिहासिक क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं, जैसे अकबर और राजपूत कुटुंब का संबंध, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस, ऐतिहासिक क्वेश्चन कि उसने राजस्थानी लड़की से शादी क्यों की, ठीक है, तो आप अपने लॉजिकली सोचोगे कि अच्छा क्यों की, भाई उससे उसको प्यार हो गया तो उसने कर ली शादी, मतलब इस तरह के आंसर आप दे सकते हो, कुछ भी आप सोचोगे कि हाँ क्या हो सकता है ना। जैसे कि योगा से रिलेटेड मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, चलो आपके एक एक आंसर मैं लेता हूं कि नाड़ियों की व्यवस्था और प्राणायाम का क्या संबंध है, बताइए एक एक करके। नाड़ियों की व्यवस्था और प्राणायाम सर का, प्राणायाम से नाड़ी शुद्धि होती है। प्राणायाम से क्या होता है, नाड़ी शुद्धि होती है, बहुत बढ़िया। देखो इस तरह के आंसर हो सकता है, और कुछ माइंड में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा माइंड में, प्राणायाम सोचिए। से में समझ आएगी सर। प्राणायाम से सांस बस का गतिविधि सही हो सकती है। ठीक है, सर मेन जो हम प्राणायाम, हाँ बताइए। सर नाड़ियों के शुद्ध होने पर प्राणायाम मन स्थिर होता है। नाड़ियों के शुद्ध होने पर मन स्थिर ठीक होता है, है। तो इस तरह से कोरिलेट करके बताने वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछ दूं, श्वास लेने पे छाती का कौन सा हिस्सा का विस्तार होता है, आप अपने तरीके से भी क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। बताइए श्वास लेने पे छाती का कौन सा हिस्से का विस्तार होता है, फैलाव होता है, थोरैसिक रीजन, आपने पढ़ा होगा। लंग्स होते हैं, एक्सपेंड होते हैं। लंग्स होता है। चलो एक क्वेश्चन और मैं पूछता हूँ, गाना गाते समय या वजन उठाते समय हम श्वास को नियंत्रित करते हैं, क्या इसे प्राणायाम कह सकते हैं, सोचिए। कुंभक हो जाता गाना गाते श्वास, हाँ जी, है। गाना गाते हुए नहीं सर। नहीं सर। क्यों, प्राणायाम तो यही होता है कि हम सांसों को नियंत्रित कर लें, वही प्राणायाम है सर पर वो है उसमें ना, कॉन्शियसली नहीं कर विच्छेद रहा कर ना लें। सर, वो उसमें कॉन्शियसली नहीं कर वो रहा ना, बैठ कर मन नहीं है उसके साथ। लेकिन उसी मात्रा में नहीं होता एक है, एक अलग अलग होता है। सर सांसों का। प्राणायाम का मतलब यही तो होता है ना कि अपनी सांसों को हम किस तरह से स्थिर करके रह सकते हैं, जैसे चाहे रोक सकते हैं, जैसे चाहे निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ गाना गाते समय हम गाते हैं तो कई सारे उसमें ब्रीदिंग का हम नियंत्रित करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि गाना गाते समय प्राणायाम कर रहे हैं। नहीं सर, हो सकता है वो उसमें जब एकदम क्योंकि से सांस प्राणायाम करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर मेथड होता है, और उसके बाद गाना गाएंगे तो बट कभी मैं लंबा कुंभक खींचेंगे, कभी धीरे से करेंगे, तो ये उस टाइप का होता है। सर प्राणायाम के माध्यम से इसको हम और विकसित जरूर कर सकते हैं अपने गाने की प्रक्रिया को। जैसे कि अपने देखो सांसों एक और, चलो एक चीज मैं आपको एकदम टू द पॉइंट में आंसर दे देता हूँ, ठीक है, आप खुद समझ जाओगे। क्या आप प्राणायाम करते वक्त बोलते हैं या नहीं बोलते, नहीं सर। नहीं बोलते। और गाना गाते वक्त हमारी आवाजें निकलती हैं, बोलते हैं कई, तो क्या हो सकता है, सिंपल सा है, नहीं हो सकता है ना। सर ओके, समझ में आ गया। जी चलो अब आते हैं बोध कराने वाले प्रश्न, ठीक है, कि बोध कराने वाले प्रश्न कह सकते हैं कि ऐतिहासिक क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे हो सिकंदर ने भारत पे हमला किया, ऐतिहासिक क्वेश्चन, लेकिन हम योगा से रिलेटेड क्वेश्चंस को समझते हैं। चलो प्राणायाम के क्या सिद्धांत है, कोई एक व्यक्ति बताइए प्राणायाम के सिद्धांत क्या है। ये सब बोध कराने वाले प्रश्न हैं,
क्या सिद्धांत हो सकते हैं प्राणायाम, बताओ आप लोग योगी हो, पता होना चाहिए कि प्राणायाम के कोई क्या भी एक सिद्धांत स्थिर आसन में बैठना होना चाहिए। आप कुशासन या ऐसा चलो कुछ ले सकते हैं। आसपास का वातावरण शुद्ध होना चाहिए, कोलाहल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल यही तो सिद्धांत है। आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, प्राणायाम के दौरान आंखें बंद होनी चाहिए, चेहरे पे कोई तनाव नहीं होना चाहिए, आपका वातावरण शुद्ध होना चाहिए, ठीक है, ब्रीदिंग पैटर्न को ये सब चीजें हैं, कमर सीधी होनी चाहिए, यही तो सिद्धांत कहलाते हैं प्राणायाम के बेसिक। इसके बाद प्राणायाम में हम क्या क्या करें वो अलग बात, ठीक है। ये सब सारे बहुत तुलनात्मक प्रश्न, ठीक है, कंपेरेटिव क्वेश्चन हम पूछते हैं कि प्राकृतिक श्वास और प्राणायाम और गहरे श्वास में क्या भिन्नता है, आसन और व्यायाम में क्या भिन्नता है, इस तरह के क्वेश्चंस। एक व्यक्ति बताइए प्राकृतिक श्वास, प्राणायाम और गहरे श्वास में क्या भिन्नता है। सभी लोग बोलिए, प्राकृतिक मतलब श्वास ऑटोमेटिकली वो चलेगा अपने रिदम से, और जो दीर्घ श्वास है उसमें हम लंबा सांस लेने का प्रयास करें, मतलब उसमें हम हमारे कंट्रोल में रहेगा। हम उसमें श्वास को फोकस करते हुए इनहेल और एक्सहेल करेंगे, डीप ब्रीथ में फोकस करेंगे, और जो प्राकृतिक सांस होता है वो तो ऑटोमेटिकली आता और जाता है, उसमें और हम जब एफर्ट नहीं प्राणायाम लगाएंगे। करेंगे तब उसमें होल्डिंग वाली बात भी रहेगी। ठीक है, देखो वही है कि प्राकृतिक श्वास में हमारा अवेयरनेस नहीं होता है। नॉर्मल सांस ले तो कितनी बार आप देखो, दिन भर सांस ले तो आपका ध्यान रहता है श्वास पे, नहीं रहता है। लेकिन प्राणायाम करते हैं, गहरे श्वास, हाँ प्राणायाम करते हैं तो आपका पूरा अवेयरनेस रहता है ब्रीदिंग पे, ठीक है। लेकिन गहरे श्वास प्रश्वास में भी कई बार अवेयरनेस रहता है, कई बार नहीं रहता है। अब बताता हूँ एग्जाम्पल गहरे श्वास का। रात में सोते हो गहरी श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, उस टाइम पे लेते हैं, क्या अवेयरनेस रहता है सोते टाइम पे, नहीं रहता है। नो सर, नो सर। तो इसलिए कह सकते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन प्राणायाम के दौरान आपकी पूरी अवेयरनेस रहती है। देखो मैं आपको टू द पॉइंट आंसर देने का प्रयास, वैसे आंसर बहुत तरह के हो सकते हैं, आप जो कह रहे हैं वो भी सही है, बट जो मैं कह रहा हूँ ये भी हो सकता है। वो रिलेट कर पा रहे हो जो मैं कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। जी सर। जी सर। ठीक है, वो ध्यान सारांश इसलिए प्रस्तुत करने वाले, हमें कंट्रोल नहीं है। हाँ यही बात हुआ, सारांश प्रस्तुत करने वाले प्रश्न, मतलब कि कह सकते हैं योग से रिलेटेड क्वेश्चंस को समझिए कि महर्षि पतंजलि के अनुसार योग की कितनी सीढ़ियां हैं। ये सारांश मतलब आपको एक्सप्लेन निबंध के जैसा हो जाता है कई बार कि पाठ के अंत में विषय सारांश। हाँ क्या कुछ कह रहे हैं। अष्टांग योग के विषय में बताया महर्षि ने, पाठ सीढ़ी। हाँ हाँ ये सीढ़ियां स्टेप्स हो गए, तो ठीक है। तो इसके बारे में आपको डिटेल में बताना, मतलब इस तरह से, तो मतलब सारांश का मतलब क्या हुआ बताइए कोई व्यक्ति, सारांश का मतलब क्या होता है। एक बहुत सर बड़ा लंबा सा टॉपिक पढ़ते हैं, जब उसको छोटे शब्द में मतलब कुछ लाइनों में हम कहने का प्रयास करते हैं। कंक्लूजन सारी जैसे कि 6 पेज हमारे लिखे हुए हैं, उनका निचोड़, मतलब 6 पेजों का निचोड़ 1 या 2 4 5 वाक्य में बोल रहे हैं। जैसे सर हम अभी बुक पढ़ रहे हैं लेकिन अभी नोट्स बना रहे हैं छोटा छोटा, वही सारांश है। सारांश राइट, हाँ ये होता है सारांश की, जैसे आप टू द पॉइंट्स लिख लेते हो कि हाँ ये ठीक है, सिनॉप्सिस की तरह। हाँ कह सकते हैं सिनॉप्सिस, एट्रैक्ट। रिकैप्चुलरी क्वेश्चंस इसको कहते हैं ना। अब आता है अच्छे प्रश्नों का आधारभूत गुण, कि आप जो क्वेश्चंस बनाते हैं तो कैसे क्वेश्चंस होने चाहिए। प्रश्न छोटा हो, सारगर्भित हो और कंप्लीट क्वेश्चंस होने चाहिए ना। ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस के बाद पूछ देता है, ठीक है, कि आपके प्रश्न कैसे होने चाहिए। तो छोटा प्रश्न हो, सारगर्भित हो और कंप्लीट हो, इसका ध्यान रखना है।
और किसी से भी कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। यहाँ कोई छोटे बच्चे हों और ये मैं क्वेश्चन पूछ दूं तो क्या उनके लिए सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हमें ध्यान देना है कि विद्यार्थी की आयु, लिंग के हिसाब से प्रश्न पूछना चाहिए। ठीक है। कठिन प्रश्न जो है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट ध्यान देना, आयु लिंग के आधार पे। सेकंड, कठिन प्रश्न बड़े विद्यार्थी के लिए और सरल प्रश्न कमजोर के लिए। ठीक है। प्रश्न की भाषा सरल हो, बहुत हार्ड भाषा में नहीं होना चाहिए, समझ में आने चाहिए कि क्वेश्चन क्या है। और सभी प्रश्न बच्चों को बढ़ा प्रोत्साहित क्वेश्चन होने चाहिए, मोटिवेटेड क्वेश्चन होना चाहिए कि हाँ मैं जवाब दे पाए, और धीरे धीरे बढ़ाना है लेवल। सभी प्रश्न सभी विद्यार्थियों से करें, ना कि विशेष। यहाँ मैं सिर्फ एक ही दो लोगों से प्रश्न नहीं कर सकता, सभी लोगों से क्वेश्चंस मुझे पूछने का है। ठीक है। और आपको भी पार्टिसिपेशन सभी लोगों का होना चाहिए कि सिर्फ एक ही दो लोग आंसर दे रहे हैं, ऐसा नहीं। अर्थपूर्ण होना चाहिए, बहुत विनम्रता के साथ क्वेश्चन पूछना है। देखो ये भी किसी विद्यार्थी पे हमला ना करे, उसे परेशान ना करे। ठीक है। प्रश्न जल्दबाजी में पर ना ये तो पूछे, सारे आराम। स्टार्टिंग का ही आ गया ना इसमें तो, जो जैसे वही प्रश्न चीजें हैं, कैसे देखो हैं ये जो स्टार्टिंग में आपने बनाया। वही चीजें हैं, वही चीजें रिपीट हो रही। मैं ऑलरेडी ये सब चीजें डिस्कस कर चुका हूँ, है ना। वही चीजें रिपीट हो रही। ये मतलब सारांश दिया हुआ है ना, ये सारा। और एक क्वेश्चन है, सर एक क्वेश्चन है, जैसे कि अगर हम एक कक्षा में एज अ टीचर परफॉर्म कर रहे हैं और एक बच्चे ने किसी बच्चे को मार दिया, तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, मैं आपका प्रश्न का जवाब देता हूँ। देखो ये आपको समझ में आ गया पहले, ये यहाँ तक एंड ऑफ द 7th चैप्टर हो चुका है। 8 और 9 हम कल खत्म कर देंगे, कल हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा। अभी मैं आप लोगों से प्रश्न पूछता हूँ, इससे पहले मैं स्क्रीन ये शो बंद कर दो। समझ में आ गया है ना आपको ये सारी चीजें? ठीक है। यस सर। चलो, अब क्या पूछ रहे थे, पूछिए। कौन पूछ रहे थे? गर्भित क्या है सर? नहीं, अभी कोई क्वेश्चन पूछा था ना। सर मैंने ही कौन किया था वो क्वेश्चन कि जैसे एज अ हम हाँ। टीचर परफॉर्म करते हैं किसी स्कूल में, और अगर किसी बच्चे ने, छोटे बच्चे ने किसी बच्चे को मार दिया, स्लैब मार दे, कुछ भी कर दिया, तो फिर उसमें टीचर को क्या करना चाहिए? बिकॉज ये तो अलाउ ही नहीं है कि आप डांटोगे, मारोगे। हाँ, थोड़ा बहुत प्यार से समझाओगे, बट उसके बाद भी वो बच्चा नहीं मानता है, तो फिर आपको क्या करना उसको चाहिए? क्लास से बाहर, ये चीजें मैंने पहले डिस्कस करी थी, बताया था आपको। कोई बच्चा परेशान करता है तो पहले आप उसको समझाओगे। वैसे भी अब तो रूल हो गया है कि बच्चों पे हाथ तो उठा ही नहीं सकते हैं, बच्चे कितना भी बदमाशी कर ले। ठीक है। नहीं तो पेरेंट्स आ जाते हैं और आपकी वाट लगा के चले जाएंगे। तो अब तो रूल हो गया है कि आप बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकते, पहली बात तो। सेकंड, आप बच्चों को समझाओगे, फिर भी दोबारा परेशान करता है तो उसको क्लास से बाहर कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। उसको समझ में आना चाहिए कि उसने गलती की है। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पूरे क्लास आप उसको बाहर खड़ा कर दो, ये भी गलत तरीका है। कुछ देर बाहर रखो, फिर उसको समझा दो, वार्न कर दो, और फिर अंदर ले आओ। फिर भी परेशान करे तो और उसको समझा देना कि अब आपकी कंप्लेन, अगर आप बदमाशी करोगे तो आपके पेरेंट्स को बता दी जाएगी। तो बच्चे डर जाते हैं उस टाइम पे कि हाँ अरे नहीं, हमारे पेरेंट्स को बोल देंगे फिर मुझे घर पे डांट, तो फिर बच्चे शांत हो जाते हैं। ये एक तरीका है। क्लियर? हाँ, और कोई कुछ पूछ रहे थे? मैं फिर क्वेश्चन पूछूंगा, अभी कोई नहीं जाएगा। ठीक है। हाँ, कोई पूछ रहे थे, मेगा जी कुछ कह रहे हैं। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अब, सब लोग यस कीजिए। पूछूं? यस सर। एक ही लोग बोले हैं, एक ही दो लोग को
यस सर। मैसेज कर दिया है ये अच्छा। मुझे जवाब, चलो ठीक है, हाँ मैसेज कर दो। चलिए आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। सबसे पहले जवाब देंगे विजय योगी जी। ठीक है, माइक अनम्यूट कीजिए और बताइए कि आपको जो भी समझ में आएगा, जितना भी पता हो वो बताएंगे। ठीक है, कि हम कौन कौन सा साधन यूज करते हैं पढ़ाने के टाइम पे, कौन कौन से वो विभिन्न प्रकार हैं टीचिंग के दौरान। बाकी लोग टाइप कीजिए। जी ब्लैक बोर्ड का यूज करते हैं जी। यौगिक मॉडल, दीवार, पोस्टर, चार्ट, तस्वीर, एलसीडी, टेलीविजन, लाउड स्पीकर, पुस्तकें, पाठ्यक्रम, चलचित्र, इस तरह के यूज करते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। माइक अपन म्यूट करके बताएंगे मेघा जी। मेघा जी बताइए, माइक अनम्यूट कीजिए पहले। बच्चों को किस तरह के प्रश्न पूछने चाहिए? श्वेता गुप्ता जी, तुरंत माइक म्यूट कीजिए, इतना टाइम किसी के पास नहीं है ना। श्वेता गुप्ता जी, आप कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, किस तरह के प्रश्न होने चाहिए? श्वेता गुप्ता जी, शालिनी कांता जी, इज अ वेरी बैड मैनर, है ना। मतलब आप लोग ध्यान क्लास में नहीं है, आप जस्ट वीडियो ऑन करके करें। पूछने चाहिए बिकॉज इजी क्वेश्चन इसलिए कि बच्चे को कॉन्फिडेंस आए, जिनको नहीं भी आता वो भी आंसर कर पाए, और थोड़े मोटिवेट होने चाहिए कि जिससे कि वो अपने आप को, अगर वो कमजोर भी है तो अपने आप को कमजोर ना समझ के अपने आप अपने लिए मेहनत करे, प्रयास करते हुए आगे बढ़े। ठीक है, अभी बताएंगे सीमा शर्मा जी। मैंने कई प्रकार बताए हैं क्वेश्चंस के, है ना, वो कौन कौन से प्रकार हैं? सर एक तो प्रश्न करने वाले जो होते हैं फर्स्ट वो, और तुलनात्मक होते हैं, फिर विचार करने पर मजबूर कर दे वैसे, और कुछ समस्याओं वाले, इसके अलावा बोध कराने वाले होते हैं। ये सारे क्वेश्चन सर होते हैं, और मोटिवेशन बच्चों को मिले कि ऐसा क्वेश्चन पूछे हम जो उनको पहले से ही पता है, जैसे कि स्टोरी टेलिंग करके फिर ऐसे पाठ हम नियोजन करते हैं। तो उसमें पहले हम क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या आप इनको जानते हैं, महात्मा गांधी जी को जानते हैं, अटल बिहारी जी को जानते हैं, तो ऐसे वो मोटिवेट ज्यादा होते हैं वैसे क्वेश्चन। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए अभी संजय कुमार जी, माइक अनम्यूट करके बताएंगे। माइक अनम्यूट कीजिए संजय की। अच्छे प्रश्नों के आधारभूत गुण क्या है? अच्छे प्रश्नों के आधारभूत गुण क्या है? हमें जैसे कि प्रश्न हमको ऐतिहासिक प्रश्न है, जो गहन सोच करने वाले प्रश्न है, मोटिवेशनल प्रश्न है, इस सभी प्रश्नों को हम पूछेंगे। ठीक है, और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। ये चीजें मतलब बेसिकली ये नहीं था। ठीक है, साक्षी जी बताइए। सर जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो बच्चे का जो मतलब अगर जब हम उससे पूछेंगे तो फिर उस चीज से उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा कि हाँ मुझे कुछ कुछ आ रहा है, तो फिर वो मतलब उसको उसमें भी पार्टिसिपेट करेगा क्वेश्चनिंग में, और वो उसकी जो ओल्ड नॉलेज है जो भी उसके पास है उससे उसमें कुछ न्यू ऐड करता है, और उसकी जो एबिलिटीज है उसको भी हम प्रोवोक करता है। इवन जो लाइक उसकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है उसे इंक्रीज करेगा। ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए। इस मैं जो सुनना चाह रहा हूँ ना, एक पॉइंट मिसिंग है, लिंग के आधार पर, है ना। तो विद्यार्थी की आयु और लिंग के हिसाब से होने चाहिए।
बाकी तो वही है, कठिन प्रश्न, बड़े विद्यार्थी थे, सरल कमजोर से विनम्रता पूर्वक, मोटिवेशन वाले। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिएगा, है ना। लिंग और एज के हिसाब से प्रश्न, ये तो इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। बाकी चीज तो आपने जो कहा है वो ठीक है। अभी बताएंगे पुष्पा मुर्गद जी। पुष्पा मुर्गद जी बताइएगा, माइक अनम्यूट कीजिए और आप बताएंगे। मैं पहले से भी, प्राचीन शिक्षा पद्धति और आधुनिक शिक्षा पद्धति डिफरेंस क्या है दोनों? पुष्पा मुर्गद जी। माइक म्यूट नहीं करते। प्रीति गुप्ता जी बताइए। टाइप बाकी लोग मैसेज करते रहिए ना। प्राचीन शिक्षा पद्धति में पहले लोग सुन के पढ़ के जवाब दे देते हैं। आजकल के टाइम में आधुनिक में ये आजकल प्रोजेक्टर हो गया, इमेजेस हो गए, तो उसके हिसाब से पढ़ाते हैं। और क्या, हम जो सुनना चाह रहे हैं ना वो आंसर नहीं आया है। कंपैरेटिव होना चाहिए। कंपैरेटिव नीता शुक्ला, दोनों के बीच का क्या है, मतलब जो 2-3 चीजें हैं इम्पोर्टेंट, वो नहीं आया एक्चुअली। आपके आंसर ठीक है, बट जो बुक में है वो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आप अपने बुद्धि विवेक से तो आंसर दिया है, लेकिन बुक का याद रखना बहुत जरूरी है, ये भी ध्यान रखिएगा। निशा शुक्ला जी बताइए। लेफ्ट कर जाते हैं। मनीषा जाजू, क्या बताया था मैंने? समय का सर संख्या। सर झिझक नहीं होती थी पहले के गुरु और शिष्यों के बीच में, बट आज के जो शिष्य गुरु में एक हेजिटेशन है, वो पहले नहीं होता था। ठीक है, कुछ पॉइंट्स सॉरी, वो माइक ऑन कर रहे थे और वो क्लास से बाहर हो गई गलती से। सर पहले कोई तर्क नहीं, टाइम बाउंडिंग है कि मतलब इतने टाइम पढ़ाना है। ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर्वांगीण सर विकास पहले ध्यान दिया जाता था पहले की शिक्षा पद्धति में, अभी की में नहीं दिया जाता है, ठीक है। छात्र मतलब एक वो होता था, डिस्क्रिमिनेशन पहले होता था, अब ऐसा नहीं होता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है ना। ये सब चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे काजल जी, माइक अनम्यूट कीजिए। बताएंगे कि यौगिक प्रिंसिपल क्या क्या है। फोर्थ चैप्टर में मैंने पढ़ा था अध्यापन विधियों के स्रोत। फोर्थ चैप्टर वाले में एक्चुअली मैं अटेंड नहीं करी थी। कैसे काम चलेगा बताइए। मेघा पाठक जी बताइए, यौगिक प्रिंसिपल क्या? देखो सिंपल सा है यार, यौगिक प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, है ना, बताओ। मेघा पाठक जी, अरुणा मौर्य जी बताइए आप। सर योग जो है वो व्यायाम नहीं है, फिर इसमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, बहुत सारे अंग हैं, जैसे आसन, प्राणायाम, बद्ध मुद्रा, और इसमें मतलब स्थिरता आती है, खिंचाव वाले भी आसन होते हैं, फिर श्रम रहित प्रयास होता है, फिर इसमें हम क्षमता अनुसार जो है प्रैक्टिसेस कराते हैं, और इसमें थकान नहीं होती है। यही सब है ना सर? यही सब है, बहुत बढ़िया। ये सब ध्यान रखना है ना, मन की शांति के लिए होना चाहिए। ये बताइए सर, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। वॉइस ब्रेक हो रही है। शालिनी जी बताइए,
साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल क्या है? साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, बस एक दो क्वेश्चन और पूछूंगा, छोड़ दूंगा। सर साइकोलॉजी में हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए, अध्यापक को इस तरह से पढ़ाना चाहिए, अध्यापक को इस तरह से पढ़ाना चाहिए, उसको सिखाने की टीचर को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, रुचि उसका मनोबल बनाने के लिए सबसे पहले तो क्लास को मोटिवेट करना चाहिए, और उसका फोकस बनाने के लिए पहले इजी क्वेश्चंस पूछने चाहिए, उसके बाद सिखाने के लिए फोकस पूरा माइंड तैयार करने के बाद सर वही है क्या है, न्यूरोमस्कुलर बॉडी ऐसे कुछ था ना सर? न्यूरोमस्कुलर, हाँ वही, उस पे काम करना चाहिए, सीखने के लिए तंत्रिका पेशिका काम करता है, ये वाला बताया था आपने। चलो ठीक है। शारीरिक संरचना एवं शरीर क्रियात्मक सिद्धांत क्या है? ये इसका जवाब पुष्पा जी दीजिए। पुष्पा जी, जब मैं नहीं पूछता हूँ आपका माइक अनम्यूट हो जाता है, जब पूछता हूँ तो माइक अनम्यूट नहीं करते हैं। सीमा जी बताइए। सीमा जी बताइए। आयु और जेंडर के हिसाब से जो भी हम शारीरिक क्रियाएं करवाते हैं उसके हिसाब से होना चाहिए, शरीर की संरचना के हिसाब से होना चाहिए, और जैसे कहा गया है कि स्त्रियां जो है वो पुरुष के कंपैरिजन में थोड़ी दुर्बल रहती हैं, वैसे ही पुरुष की जो पेशियों का भार रहता है ना वो 41% जितना था, और स्त्रियों का है वो 35% समथिंग का, इसीलिए ये भी होता है। इसके अलावा जो लेडीज होती है उनको प्रसव और गर्भपात वगैरह की समस्याएं होती हैं, और इस प्रजनन वगैरह की जो भी होती हैं क्रियाएं, उनसे भी उनका शरीर दुर्बल हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उनको अभ्यास करवाना चाहिए। ये सारी थी। और एक आपने स्पाइन का बताया था, लॉर्डोसिस था और काइफोसिस था, स्कोलिटिसिस था, तो उसके अकॉर्डिंग जो लॉर्डोसिस है वो प्रेगनेंसी में होता है, और काइफोसिस जो है वो बच्चों में भी बहुत बार बच्चों की जो बैठने की स्थिति ठीक से नहीं होती है तो बच्चों में भी होता है, और स्कोलियोसिस जो है वो स्पाइन टेढ़ी मेढ़ी बहुत लोगों की होती है, ये देखा था। ठीक है। लॉर्डोसिस सिर्फ प्रेगनेंसी वुमेन में ही होता है, ये जरूरी, और भी लोगों को हो सकता है, लेकिन उनमें ज्यादातर ये देखने को मिलता है। ठीक है। प्रीति जी बताएंगे एजुकेशनल प्रिंसिपल। चुप रहना। हेलो, हाँ जी सर। हाँ, एजुकेशनल प्रिंसिपल शैक्षणिक सिद्धांत ना सर? हाँ, शैक्षणिक सिद्धांत। ठीक है, ये इसमें है अधिगम पांचों इंद्रियां सीखने का मार्ग है, बार बार अभ्यास किया जाता है, अभ्यास के लिए समय देना चाहिए, सीखने में परम जो सिद्धांत होता है सीखने का। बताइए। इसमें 3 पॉइंट मैंने बताया था। एक होता है सकल और एक परगामी अंश विधि। एक अंश विधि। ठीक है, ये 3 पॉइंट ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को लक्ष्मी साहू जी बताएंगे, समाज वैज्ञानिक सिद्धांत, सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल। ठीक है सर, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा अभी। सर मैं बताऊं, मैं एक्चुअली बाहर हो गई थी, मैं ऑन कर रही थी माइक तो गलती से। ठीक है, बताइए। सर जैसे अध्यापक का जो ये दायित्व होता है कि वो शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थी को जो है वो नैतिक ज्ञान या व्यवहारिक ज्ञान है या इस चीज के लिए भी तैयार करे, और उसको अपने फ्यूचर के लिए भी कि वो अपना जीवन यापन ठीक प्रकार से कर सके, इस दृष्टि से भी उसको तैयार करे। आई थिंक ठीक है, कमर गर्दन सीधी कर लीजिए। शांति पाठ मैं आज करा देता हूँ, आंखें बंद कीजिए। और कोई किसी को प्रश्न है, किसी कोई दिक्कत परेशानी? नो सर।
कुछ पूछना है? समझ में आ गया अब तक? सर इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो कल उस तरह से पूछिएगा, या कोई पीडीएफ वगैरह बना के, या वैसे। मुझे एग्जाम के पर्पस से पूछ रही हूँ मैम। सर ये वाले क्वेश्चंस वैसे तो इजी लगते हैं, लेकिन जब एग्जाम में पूरा हिंदी में लिखा हुआ आता है ना, तब बहुत टफ लगते हैं, तो समझ में ही नहीं आता। साथ में जो है इंग्लिश भी रहता है, झट से वो देख लिया करो। सर वो क्या बिना समझे? प्रैक्टिस नहीं आएगा, आप कल प्रैक्टिस करा दीजिए थोड़ी सी। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस इकट्ठा करने का प्रयास करता हूँ। अगर आप लोग भी इकट्ठा कर पाए तो बेहतर है मेरे लिए। थोड़ा सा समय मेरे लिए ना बहुत अभी टफ चल रहा है, मतलब। सर हमें ना आप लोगों की आदत पड़ गई है कि टीचर ही करके देते हैं सब कुछ। मैं ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए शांति पाठ कर लेते हैं। सर मैं श्वेता गुप्ता बोल रही हूँ। सॉरी सर, मार्केट में थी इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाई। आपकी आवाज सुन रही थी लेकिन मार्केट में थी, मेरे हाथ में मोबाइल नहीं था, तो थोड़ा सा इसीलिए मैं फोन नहीं उठा पाई, मतलब चलो माइक नहीं अनम्यूट नहीं कर पाई। कोई बात नहीं। चलिए कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे, आंखें बंद। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबा गहरा सांस छोड़िए। 3 बार पवित्र ओम ध्वनि का उच्चारण और फिर शांति पाठ। ओ ओ ओ शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वेदेवः शांति शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेली को जोड़े, घर्षण करें, फेस पे लगाया। दोनों हाथों को फेस पे रखते हुए हाथों को पूरे शरीर पे फेरते हुए धीरे धीरे वापस। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट नाइट, सी यू टुमारो। कल हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर।